क्योंकि वो सदा चलता रहता है और वक्त को इतिहास से मुक्ति नहीं मिलती, क्योंकि वो हमेशा दर्ज करता रहता है। जो घटता है वो लिखता रहता है। सन 1036 था और श्रावण महीने की कोई तारीख थी और वक्त आधी रात का। बरसात की रात में रह रहकर बिजली चमक जाती थी। राजा कांकिल देव अपने कुछ वफादार राजपूत सिपाहियों के साथ इन पहाड़ी जंगलों से गुजर रहे थे। हर बार बिजली चमकती तो कुछ दूर का रास्ता दिखा जाती और मुसाफिरों की ये टुकड़ी कुछ दूर आगे बढ़ जाती। सामने एक साधु की कुटिया है अंदाता। पीछे एक पुराना खंडर भी है किसी मंदिर का। रात यहीं रुक जावे, सवेरे ढूंढार चालेंगे। अमावस की रात में राह भी तो दिखाई को नहीं देवे। ठीक है, आज की रात यहीं गुजारेंगे। सवेरे सवेरे लाल सुर्ख तमतमातो होयो सूरज निकलियो है महाराज। सूर्य को मुख बहुत लाल है आज, कुछ ज्यादा ही तेज में लगे है। सूर्यवंशियों के चेहरों पर ऐसा ही तेज हो गया है। वो हमारे ही वंश से है, या कह लो कि हम उनके वंश से हैं। थारो वंश तो सूर्यवंशी श्री राम से जाकर मिले हैं ना महाराज। हाँ, श्री राम के पुत्र बुश के परिवार से कुछ लोग अयोध्या छोड़ सोन नदी के किनारे जाकर बस गए थे और वहीं रोहतास किले की नींव राखी थी। होले होले कुछ सदियों के बाद वो ग्वालियर के पास नरवर में आ बसिया। वो सब सूर्यवंशी ही थे और अब कछवाहा परिवार कहलाते हैं। आमेर और जयपुर के बसने से पहले ये इलाका ढूंढाड़ कहलाया जाता था, जिसे सन 966 में दूल्हे राय ने बसाया था। उन्होंने रामगढ़ में जमवाय माता का मंदिर बनवाया और जमवाय माता कछवाहों की कुल देवी बनी। राजा कांकिल दूल्हे राय के बहादुर बेटे थे। स्वरूप सिंह जी, हम दौसा छोड़ के अपनी राजधानी यहीं बनावांगे, इसी पहाड़ी पर। बहुत लुभावनी जगह है और सुरक्षित भी। आपने सुना है सुड़ती हुई चील ने क्या कहा? स्वागत है, स्वागत है। ये जगह चील का टीला ही कहलावे है और ये इलाका मीणा परिवार के राव भट्टू के राज में पड़े है। पड़े है नहीं स्वरूप जी, पड़े था। राजा कांकिल को उस इलाके को फतेह करके राजधानी बनाने में देर नहीं लगी। कहा जाता है कांकिल देव ने पहाड़ की चोटी पर कांकिलगढ़ बनाया और महादेव का अंबिकेश्वर नाम से एक मंदिर बनवाया। अंबिकेश्वर से ही उसे आमेर का नाम मिला। लेकिन कहावत यह भी है कि मीणा परिवार की देवी अंबा माता की निस्बत से यहां का नाम पहले से ही आमेर था। वैसे कहावतें हकीकतों से ज्यादा दिलचस्प होती हैं। यह भी कहा जाता है कि कांकिल देव के पिता दूल्हे राय ही मशहूर प्रेम कहानी ढोला मारू के ढोला राय हैं। आला डूंगर बनी घना खरा प्यारिया मित्री आला
डोंगरी पानी घड़ा खारा प्यारी मित्र देह विदाता पंखड़ी मिली मिली आओ नीत काली काली धुला काजली यारी एक सा काली काली काजली यारी एक सा कोई बुरोड़ी बुरजा पर चमके बिजली कोई बुरोड़ी बुरजा पर चमके बिजली जुग जीवो है उमल हल तोल चलूं मारू जी केसरिया पालम आमुनी घरु भरे पधारो हरे बागा मीठी कोयली तोरण मीठी तलवार 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 सेजा मीठी कामनी तो बड़ी मीठी शान सेजा मीठी राजधानी बनते ही उन्होंने किले की दीवारें खड़ी करनी शुरू कर दी। वो इस किले की शुरुआत थी और उसके बाद अगले 700 साल तक आमेर कछवाहा खानदान की राजधानी रहा। ये दीवारें पहले नीची थी जब तीरों का इस्तेमाल हुआ करता था और फिर बाद में बंदूकों के इस्तेमाल के साथ साथ इन दीवारों के कद भी ऊंचे हो गए। गौर से देखें तो पता चलता है कि ये एक ही वक्त में तैयार नहीं हुआ, बल्कि हर हुक्मरान के साथ ये बढ़ता रहा, सजता रहा। इस दौर के एक कवि ने दर्ज किया है, पहुंचत भो आमेर में हुकुम भूप जैसा ही महल चील ठौरा बने बासर उत्तम माही जयगढ़ ताको नाऊंगे भाशिव फेरी नरेश करनी अधिकाई जिते बरनी जाति न शेष। राजपूत जितना तलवार का धनी है उतना ही बड़ा प्रेम का धनी भी है। तलवार से वो घायल करे, नैन से घायल हुए, तेग और भाले सब सहे, बैन से घायल हुए। शायद हर बड़े सूरमा में ये दोनों गुण साथ साथ ही पलते हैं। कछवाहा खानदान के हर हुक्मरान ने इन्हीं गुणों से आमेर की परवरिश की। कछवाहा खानदान के छठे हुक्मरान पसवन एक ऐसे ही सूरमा थे। उनकी हिम्मत और हौसले के लिए कहा जाता है कि युद्ध में वो शत्रुओं की फौज से ऐसे काटते पीटते गुजर जाया करते थे जैसे कमल के तालाब से कोई हाथी गुजर जाए।
हिंदुस्तान की बेशुमार दौलत और दरिया दिली की शोहरत दूर दूर तक पहुंच गई थी। इसलिए लूट मार के लिए हमलावर बार बार यहां आने लगे। हिंदुस्तान के इतिहास में ये एक नई शुरुआत थी। फारसी, यवन, शक, तुर्क, मंगोल, अफगान कितने हिंदुस्तान को फतेह करने आए और लूटपाट आगजनी करके चले गए। एक के बाद एक खिलजी, तुगलक और लोदी आए। उनकी बादशाहतें बनी और उजड़ गई, लेकिन न तो जमीन यहां से हिली और न ही हिंदुस्तान फतेह हुआ, बल्कि हिंदुस्तान की तहजीब, सभ्यता और जमीन ने उन्हें फतेह कर लिया और यहीं रख लिया। उनकी आइंदा पुश्तें यहीं दफनाई गई। 16वीं शताब्दी में जब मुगल आए तो इतिहास ने एक बार फिर करवट ली, जो हिंदुस्तान की तवारीख में युगांतकारी साबित होने वाली थी। 1526 में पानीपत में बाबर ने इब्राहिम लोदी को शिकस्त दी। इस लड़ाई में तोपों और बारूद का इस्तेमाल हुआ। हाथी बेकाबू हो गए और लोदी की सेना में भगदड़ मच गई। पानीपत की लड़ाई के बाद मुगल कंधों पर चढ़े आ रहे थे। दाईं तरफ से पीछे मुड़ के देखें तो उनकी तोपें दिखाई भी देंगी और सुनाई भी देंगी। बाबर के हौसले बुलंद थे। उधर मेवाड़ के राणा सांगा और आमेर के राजा पृथ्वीराज सहित कई राजपूत राजाओं को भारी संकट की आहट सुनाई दे रही थी। 17 मार्च 1527 में राजपूत और मुगल फौजें खानवा के मैदान जंग में आमने सामने हुई। राजपूतों की विशाल सेना को देखकर और उनकी वीरता के बारे में सुनकर बाबर चिंता में पड़ गए, लेकिन उनकी सूझबूझ और अंतिम युद्ध की ललकार से उनकी सेना का मनोबल बढ़ा। फतेह बाबर की हुई और मुगलिया बादशाहत की नींव पड़ी। आमेर के राजा पृथ्वीराज बहुत धार्मिक ख्यालों के थे। उनकी एक शादी बीकानेर के राजा लूणकरण की बेटी बालाबाई से हुई, जिन्हें राजस्थान के इतिहास में मीरा के बराबर का दर्जा दिया जाता है। बालाबाई और पृथ्वीराज दोनों श्री कृष्णदास पाय हरि के शिष्य बने। श्री कृष्णदास रामानंदी संप्रदाय के प्रमुख और आमेर राजघराने के गुरु बने और आज तक हर शुभ काम में इनको याद किया जाता है। इतिहास में सदियां पांव तले से खिसकती धूप की तरह निकल जाती है। 16वीं और 17वीं सदी में मुगल हिंदुस्तान में अपनी सत्ता जमा चुके थे। हिंदुस्तान एक भक्ति भाव से गुजर रहा था। कृष्ण भक्त रहीम और रस खान ब्रज भाषा में दोहों की रचना कर रहे थे। ऊपर पंजाब में नानक की आवाज सुनाई दे रही थी। गगन में थावे रवचंद दीपक बने, तार कमंडल जनक मोती, धूप माल आन लो पवन चमरो करे, सकल बन राए बुलंद ज्योति, कैसी आरती कैसी आरती हुई अवखंडना तेरी आरती, अनहता शब्द वाजंत तेरी, कैसी आरती हुई अवखंडना तेरी आरती। बनारस में तुलसीदास रामचरितमानस की रचना कर रहे थे।
रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राजस्थान में रविदास और मीरा का एक तारा गूंज रहा था। प्रेम, दोस्ती और अमन की भावना हवा में रच गई थी। सियासत में भी दोस्ती और समझौतों की आवाज सुनाई दे रही थी। खाना जंगी रोकने का यही एक तरीका था। अकबर बादशाह जब सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर सजदा करने अजमेर जा रहे थे, तो सांगानेर में राजा भारमल के एहसानमंद मजनू खां जगदाई ने राजा भारमल को अकबर के दरबार में पेश किया। जहां बना, ये आमेर के राजा भारमल हैं, राजपूतों में कछवाहा कौम के मुखिया सरदार, तहजीब याफ्ता, नेक, बहादुर, अदब परस्त इंसान हैं। इनकी दिली ख्वाहिश है कि ये आपके ज़ेरे साए में रहें। बहुत खूब। बादशाह बाबर ने फरमाया था कि हिंदुस्तान पर हुकूमत करने के लिए निहायत जरूरी है कि यहाँ की हर कौम की तहजीब, उसका मजहब, उसकी रिवायत, इन सब को इज्जत की नजर से देखते हुए बगैर किसी छेड़छाड़ किए उन्हें महफूज रखा जाए। हर आवाम की ख्वाहिश, उसकी उम्मीद को पूरा किया जाए। हम भी यही चाहते हैं। राजा भारमल, हम आपका इस्तकबाल करते हैं। फरमाइए, आप क्या चाहते हैं? जहां पनाह, मैं चाहता हूं कि अपनी बेटी का हाथ आपके हाथ में दूं। अपनी तलवार की सौगंध खाकर कहता हूं कि हम पुश्त दर पुश्त आपके और आपके खानदान के वफादार रहेंगे। हमें आपकी वफादारी पर पूरा यकीन है और ये रिश्ता बाइज्जत मंजूर करके हमें बेहद खुशी हुई। आपकी बेटी हिंदुस्तान की मलिका आजम होंगी और उनका खिताब मरियम उज़ ज़मानी होगा। 6 फरवरी 1562 सांभर में भारमल की बेटी हरकाबाई की शादी हिंदू रस्म के अनुसार बादशाह अकबर के साथ हुई। सांभर राजस्थानी गीत और घूमर नाच से गूंज उठा।
उलटी की जागे ओए माँ उमरे नमवा मीठा श्याम उलटी उमरे नमवा मीठा श्याम। बाबर ने जिस गंगा जमनी तहजीब का जिक्र अपनी वसीयत में किया था, बादशाह अकबर ने उसे बखूबी अंजाम दिया। कचवाहा हुक्मरानों और मुगलों का यह पहला समझौता था जो एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुआ। उसी रिश्ते से वो राजपूत मुगल पैदा हुआ जो आगे चलकर मुगल सल्तनत का वली अहद बना और इतिहास में जहांगीर कहलाया। अकबर के महलों में ईद के अलावा जन्माष्टमी, दिवाली, दशहरा और होली के त्योहार भी मनाए जाते हैं। 14 भुवन में उजागर है ये कोकिल बनी सदानंद किशोरी मृगनारी महिमा प्यारी हे चंद्र बदनी सदानंद किशोरी अब तो दरस दिखा जा अकबर के दौर में धर्म और तहजीब का बहुत बड़ा संगम हुआ। अकबर सांगानेर से जाते हुए राजा भारमल के पोते मानसिंह को साथ ले गए। राजा मानसिंह अकबर के 9 रत्नों में से एक थे और उनके सबसे बड़े सेनापति। संस्कृत, फारसी, राजस्थानी और हिंदी के विद्वान। 1599 में जब आमेर महल बना तो अकबर के दरबार की तरह आमेर भी विद्वानों, कवियों और दानिशवरों से भर गया। मानसिंह के जमाने में कलाओं का अद्भुत मिलन हुआ और यह भी हुआ कि रानियों के बैठने का भी प्रबंध किया गया और उनके पर्दे के लिए जालियां लगवा दी गई। Da
थे कि जैसे और राजाओं ने उनकी मातहती को कबूल किया, वैसे मेवाड़ के राणा प्रताप भी करे। मगर प्रताप स्वाभिमानी थे। प्रताप को समझाने की जिम्मेदारी राजा मानसिंह को दी गई। उन्होंने खुद प्रताप से खाने की दावत मांगी। यह बात गैर मामूली थी, असाधारण थी। प्रताप ने यह आग्रह मंजूर तो कर लिया, क्योंकि घर आए मेहमान की पेशकश को अस्वीकार करना राजपूती शान के खिलाफ था। लेकिन भोजन पर उनके साथ बैठकर खाने से इनकार कर दिया और सरदर्द का बहाना कर लिया। राजा मानसिंह समझते थे। वो भोजन से खड़े हो गए और कहा, हम उनके सरदर्द की दवा तो कर सके हैं, लेकिन इस बददिमागी का इलाज हमारे पास है कोनी। मेहमान नवाजी नहीं जानते तो थाली परोसकर अपनी मेजबानी की इज्जत तो रख सके हैं। राजपूतों के अंदाज निराले हैं, सूरमाओं के तेवर भी हैं उनमें, और धर्म की श्रद्धा भी। राजा मानसिंह ने सामने पड़ी थाली से चावल के चंद दाने उठाए और अपनी पगड़ी में अड़स लिए। रुखसत लेते हुए कहा, हम सामने पड़े अन्न को अछूता छोड़ अन्न देवता का तिरस्कार नहीं कर सकते, लेकिन इसे अपने अधरों से छू भी नहीं सकते। इसलिए अन्न के इन दानों को अपनी दस्तार में रखकर ले जा रहे हैं। मगर एक राजपूत की ये अधर्मी हम भूलेंगे नहीं। हम एक तरफ रिश्ते से बंधे हुए हैं तो दूसरी तरफ फर्ज से। हम तो यही चाहते थे कि बगैर खून खराबे के बात बढ़ जावे, लेकिन थारा ये आज का सलूक हमें हरगिज कबूल नहीं है। इसकी कीमत थाने चुकानी पड़ेगी राणा, और थाने खुद आकर हमसे भेंट करनी पड़ेगी। महाराणा प्रताप का जवाब बहुत स्पष्ट था। भेंट तो जरूर होगी मानसिंह, मगर रणभूमि में। अकबर की शान, प्रताप की आन, मानसिंह का फर्ज। नतीजा हल्दी घाटी की लड़ाई। मुगल फौज का सेनापति मानसिंह और मेवाड़ के सेनापति हकीम खां सूर। दोनों फौजें सन 1576 में हल्दी घाटी के मैदान में आमने सामने हुई और भीषण युद्ध हुआ। किस्मतें बदलती रहीं, कभी इस हो तो कभी उस हो। आखिर एक वक्त आया जब वफादार घायल चेतक घोड़ा 3 टांगों से दौड़ता हुआ जख्मी प्रताप को कहीं दूर महफूज जगह ले गया। हल्दी घाटी की लड़ाई में प्रताप हार कर भी जीते। अकबर जो चाहते थे वो हो न सका। हल्दी घाटी की लड़ाई के बाद राजा मानसिंह की जिम्मेदारियां और बढ़ गईं। जहां जहां बगावत के सुर उभरे, वहां वहां बादशाह अकबर ने इन्हें मुकर्रर किया। यूसुफ चगताई और तमाम कबीलों ने बादशाह अकबर के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया। मानसिंह ने उन्हें शिकस्त दी और मुगलिया सल्तनत की हुकूमत कायम रखी। जब मानसिंह की कचवाहा फौज काबुल कंधार कूच कर रही थी तो सिंधु नदी उफान पर थी और इंतहा की सर्दी। कुछ लोगों के दिल में और खासकर राजा भारमल के बेटे राजा भगवंत दास के मन में ये अटक पैदा हुआ कि नदी पार करके गैर मुल्क में जाने से धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ये बात बादशाह अकबर को मालूम हुई तो उन्होंने एक दोहा लिखकर भगवंत दास के पास भेजा। समय भूमि को पार की, या मैं अटक कहा, जाके मन में अटक है, सोई अटक रहा। मन की अटक निकल गई। सिपाहियों ने अपने घोड़े नदी के उफान में डाल दिए। जंग लंबी थी। राजा मानसिंह को 6 साल लगे फतेह हासिल करने में। फतेह के बाद चौमू सामोद के ठाकुर मनोहर दास ने
अफरीदी, रोशनिया, यूसुफजई, तारिकी और गौरी कबीलों के अलग अलग रंग के झंडों को मिलाकर राजा मानसिंह को सौंप दिया, जिससे आमेर का अपना पंचरंगी झंडा बना। ये पंचरंगा आजाद हिंदुस्तान का तिरंगा आने तक उसी शान से लहराता रहा। राजा मानसिंह जब बंगाल की मुहिम पर गए तो वहां से शिला देवी को आमेर महल में लाकर स्थापित किया। शिला देवी के लिए राज परिवार की मान्यता हमेशा से रही और आज भी आम हिंदुस्तानी बड़ी श्रद्धा से यहां मंदिर में आता है। राजा मानसिंह के बाद मिर्जा राजा जयसिंह ने आमेर की रवायत को कायम रखा और आमेर दरबार की शान को कम नहीं होने दिया। मिर्जा राजा ने आमेर का दीवाने आम बनवाया और ऐसी शानदार कारीगरी की कि आगरा का दीवाने आम भी उसके सामने मंद पड़ गया। अब भी जहां जहां वक्त ने उसे कुरेदा, मिर्जा राजा के दीवान की शान झलकती नजर आती है। उन्हीं के दरबार में बिहारी लाल हर रोज एक दोहा पढ़ते थे और एक अशरफी पाते थे। या अजुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े शाम रंग त्यों त्यों ज्वल हो। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली सौ बंध्यो आगे कौन हवा। मराठों के हमले दिल्ली और राजस्थान पर बढ़ने लगे थे। जब औरंगजेब की हुकूमत शिवाजी को पकड़ने में नाकामयाब हुई तो औरंगजेब ने 1665 में मिर्जा राजा जयसिंह को पुरंदर की मुहिम पर भेजा। मिर्जा राजा जयसिंह ने शिवाजी को चारों ओर से घेर लिया और सुलह करने पर मजबूर किया। शिवाजी और मुगल हुकूमत के बीच किलों का बंटवारा हुआ और यह तय हुआ कि शिवाजी औरंगजेब के दरबार में हाजिर होंगे। मिर्जा राजा जयसिंह ने शिवाजी को अपना वचन दिया कि किसी भी किस्म की परेशानी या खतरा उन्हें नहीं होने दिया जाएगा और औरंगजेब से अर्ज किया कि इस वचन को शाही फरमान में शाही मोहर के जरिए मंजूर किया जाए। शिवाजी औरंगजेब के दरबार में हाजिर हुए और उन्हें सिर्फ 5000 की मनसब दी गई। उन्हें यह नाकाबिले बर्दाश्त था। भरे दरबार में उन्होंने मिर्जा राजा के बेटे राम सिंह से कहा, तुम्हारे पिताजी ने वचन दिया था कि दरबार में मुझे इज्जत दी जाएगी। क्या यही इज्जत है? मेरे बेटे को, मेरे नौकर नेता को 5000 की मनसब और मुझे भी वही 5000 की मनसब, और जसवंत सिंह के नीचे मुझे खड़ा किया गया जिसे मैं कई बार लड़ाई में हरा चुका हूं। शिवाजी की आंखों में अंगारे फूट रहे थे। औरंगजेब ने राम सिंह से पूछा, राम सिंह, शिवाजी को क्या तकलीफ है? जहां पना कोई खास बात नहीं। ये जंगल के शेर हैं और मुगल दरबार की तहजीब से वाकिफ नहीं है। ओह, तो इन्हें साथ ले जाओ और इनकी देखभाल करो। शिवाजी को बहुत समझाया मगर वो जिद पर अड़े रहे। कई दरबारियों ने उनके खिलाफ बादशाह को शिकायत की और यह तय हुआ कि शिवाजी की हत्या कर दी जाए। कुंवर राम सिंह को जब यह मालूम हुआ तो उन्होंने अपने पिता के वचन और राजपूती शान को निभाते हुए शिवाजी को आगरा से भाग जाने में मदद की।
शिवाजी दौसा के रास्ते चंबल को पार कर एक साधु के भेष में जंगल दर जंगल फिरते हुए 12 सितंबर 1666 को रायगढ़ के किले में पहुंचे। उनकी मां जीजाबाई ने उनके छत्रपति होने का ऐलान किया। उनका राज तिलक हुआ और रायगढ़ का किला जाग उठा। औरंगजेब मिर्जा राजा जयसिंह से शिवाजी के कैद खाने से फरार होने की वजह से नाखुश थे, लेकिन आमेर के साथ ताल्लुकात अच्छे रखना उनके लिए जरूरी था। इसीलिए जब सन 1700 में मिर्जा राजा जयसिंह के पोते जयसिंह द्वितीय 12 साल की उम्र में गद्दी पर बैठे तो औरंगजेब ने 1500 जात, 1000 सवार की मनसब और राजा का खिताब अता फरमाया। जयसिंह ने सकरलाना और खुलना की मुहिम पर मुगलिया फौज के साथ बहादुरी दिखाई। जब औरंगजेब को यह मालूम हुआ तो खुश होकर जयसिंह के दोनों हाथ पकड़ लिए और कहा, अब तू मेरी गिरफ्त में है, बता तू क्या कर सकता है? जहां पना मैं तो सब कुछ कर सकता हूं। शादी के समय जब मर्द औरत का एक हाथ पकड़ता है तो उसको बहुत कुछ इख्तियारात देता है। हुजूर ने तो मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए। मैं सोचता हूं कि मुझे तमाम इख्तियारात मिल गए, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। सुभान अल्लाह, हम तुम्हारी हाजिर जवाबी से बहुत खुश हुए। तुम वाकई में औरों से सवा हो। राजस्थान के रेगिस्तान भी बड़े खूबसूरत हैं। मुसाफिरों के पांव जितने भी निशान उन पर छोड़ जाएं, हवा के झोंके उन्हें पहुंच के रेत के टीलों से ऐसे साफ कर देते हैं जैसे वहां से कोई गुजरा ही नहीं। जैसे मरुस्थल करवट लेता है, इतिहास भी करवट ले रहा था। मुगलों का जोर कम पड़ रहा था और मराठों का बढ़ने लगा। इसीलिए जब सवाई जयसिंह द्वितीय ने आमेर की हुकूमत संभाली तो उन्होंने राजधानी आमेर के अलावा एक और महफूज जगह पर बदलने का इरादा कर लिया। 18 नवंबर 1727 को एक नए शहर की नींव डाली गई, जयपुर, और अपनी राजधानी आमेर से बदल ली। सवाई जयसिंह बहुत दूरंदेश इंसान थे। जयपुर हिंदुस्तान का पहला प्लान्ड शहर है जो एक खास खाके के अनुसार बना है। जयपुर की शान आज भी जयपुर जैसी है। हिंदुस्तान के सर पे दस्तार की तरह सजा है। सवाई जयसिंह को ज्योतिष, गणित और साइंस में बहुत दखल था। दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन और मथुरा के जंतर मंतर उन्हीं की देन है। वो पहली ऑब्जर्वेटरीज हैं हिंदुस्तान की। यह गलत नहीं होगा अगर कहा जाए कि 300 साल पहले सवाई जयसिंह ने आधुनिक हिंदुस्तान की बुनियाद रखी थी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनकी तारीफ में लिखा है, सवाई जयसिंह जैसा इंसान कहीं भी किसी भी जमाने में पैदा होता तो कमाल करता। वो सिर्फ एक हाकिम, एक जंगजू, एक सियासतदान ही नहीं, हिंदुस्तान के सबसे तारीख दौर में एक रोशन दिमाग लेकर पैदा हुआ था। जयपुर शहर के राजधानी बनते बनते आमेर की रौनक कम होने लगी। 600 साल के बाद आमेर को सुस्ताने का वक्त मिला, लेकिन मराठों के हमले बार बार उसे झंझोड़ कर जगा देते। इस बार सवाई जयसिंह को एक किले की जरूरत महसूस हुई जहां वे राजस्थान के खजानों को महफूज रख सकें। लूट खसूट के लिए बाहर से आए हमलावर ही नहीं, इस देश के अपने भी लोग थे। सन 1734 में सवाई जयसिंह ने
नाहरगढ़ किले की तामीर शुरू की। यह किला आमेर के इतना नजदीक है कि लगता है सवाई जयसिंह ने अंगड़ाई ली और एक हाथ पहाड़ के उस कोने पर रख दिया। जयपुर के बालिग होने के साथ साथ आमेर की हैसियत घर के बड़े बुजुर्ग जैसी हो गई। वक्त एकांत में गुजरने लगा और अतीत से संभाल कर रखने के लिए बहुत कुछ था जिससे पुरानी यादें जुड़ी हुई थी। आपके सामने खड़ा है सूरज पोल और उसके पीछे पश्चिम में है चांद पोल। एक उभरता है, एक गुरूब होता है, लेकिन यहां ये दोनों दरवाजे एक दूसरे के आमने सामने देखे जाते हैं। चांद पोल के आगे ही किले की पुरानी बस्ती शुरू हो जाती है। आपके बाईं तरफ जयगढ़ किले जाने के रास्ते पर एक 7 मंजिला ऊंचा मीनार है जिसका नाम है दिवा पोच। किसी जमाने में यह रोशन मीनार आमेर का रास्ता बताने का काम करता होगा। 101 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं इसकी ऊपरी मंजिल पर पहुंचने के लिए। फसीलों पर छोटी बड़ी तोपें अब भी उसी तेवर के साथ रखी हैं जिस तेवर से कभी ये दहाड़ा करती थी। जय बान दुनिया की सबसे बड़ी तोप है जो महाराज जयसिंह ने तैयार करवाई थी। 20 फुट लंबी इसकी नाल है। 3 लंबे कद के आदमी लेट जाए तब भी चौथे पे बैठने की जगह बच जाती है। रुख बदलने के लिए इसे पहियों पर मोड़ा जाता था और हर पहिए का व्यास 9 फुट का है, यानी 1.5 आदम कद। एक बार चलाने के लिए 100 किलो बारूद भरा जाता था जिसकी मार वहां से चले तो मीलों दूर तक पहुंचे। माजी को संभाले, अतीत को गले लगाए, आमेर तन्हाई में खोने लगा। गिरती दीवारों को गारा सीमेंट तो फिर लग जाता था, पर आती जाती बदलती सरकारों ने इसकी तन्हाई पर कोई गौर नहीं किया। मंदिरों की पूजा पाठ तो चलती रही, लेकिन हुक्मरानों की आमोदरफ्त जयपुर तक ही महदूद रह गई। राजधानी अब जयपुर थी। जयपुर ने सब देखा, अंग्रेजों का दौर देखा, आजादी की लड़ाई भी देखी, आजादी भी। लेकिन आमेर दूर के रिश्तेदार की तरह अकेला पड़ गया। बस यूं ही खामोश खड़ा जयपुर को देखता रहा। जयपुर को हिंदुस्तान के सर पर दस्तार की तरह सजते देखा, लेकिन अपनी उदासी को कहां छुपाता। वक्त की बहुत गर्द गिरी सर पे। 2 सदियां गुजर गईं, हुक्मरान आए और चले गए। आखिरकार हिंदुस्तान में लोकतंत्र का दौर आया। आमेर फिर भी इंतजार करता रहा, कोई आएगा। कोई आया। सन 1954 में आमेर को जनता के लिए खोल दिया गया। जनता को अंदर आने की इजाजत दे दी गई। होंगे राजे राजकुंवर हम, बिगड़े दिल शहजादे, बिगड़े दिल शहजादे। हम सिंहासन पर जा बैठे, जब जब करे इरादे, जब जब करे इरादे। आमेर अब लोगों का था और लोग आमेर के। आमेर को आज भी याद आता होगा वो जमाना जब सुबह सुबह शिला माता के मंदिर में आरती की घंटियों और शंख की आवाज सुनाई देती थी।
श्लोकों का पाठ, अकबरी मस्जिद से आजान, जहां बजता था शंख वहां होती थी आजान भी। नक्कार खाने से शहनाई की पैरवी, वो दरबारियों की चहल पहल, हाथियों की चिंगार, वो घोड़ों का हिलहिलाना, वो चौकदार की आवाज, बाअदब बामुलाहिजा होशियार सूर्यवंश आमेर नरेश महाराज मानसिंह जी पधार रहे हैं। वो राजा का दरबार में नामुदार होना, वो सियासती बातें, वो रानियों की किलकारी, वो जनाने में गीत, वो दरबार में ध्रुवपद, वो घुंघरू की झनकार। इसकी किस्मत में लिखा है यूं ही चुपचाप खड़ा रहना, यूं ही दौरे जमाने को बदलते देखते रहना। ये गवाह है उस शाही जमाने की शान और शौकत का, ये गवाह है तख्त और ताज के बदलने का, ये गवाह है माजी का, आज का और आने वाले कल का। जगह